नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव एक मोटिवेशन, डायरेक्शन और साथ ही एक स्ट्रेटजिक टॉक करना, ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल सके, आप अपनी तैयारी में सही रणनीति बना सकें। इस मोटिव को लेकर डायलॉग मंच चल रहा है। इसी जो पूरा हमारा श्रृंखला चल रही है, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तम ध्रुव जी। उत्तम ध्रुव जी ने इस बार जो सीजीपीएससी 2020 का परिणाम आया है, उसमें अपने लिए डीसी यानी कि डिप्टी कलेक्टर का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो सबसे पहले उत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरा, आपको इस चयन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से और सभी व्यूअर्स की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तम जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा रहा सफर इस पूरे डीसी को बनने का? जो आज हम उत्तम जी, हम जिसको हम डीसी के रूप में देख रहे हैं, इनका जर्नी कैसी रही सिविल सेवा की प्रिपरेशन की? मुश्किल वाली रही या मस्ती वाली रही, एंजॉय वाली रही, कैसी रही? सर मिला जुला अनुभव रहा। जी। बहुत ज्यादा संघर्ष तो नहीं कहूंगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2017 में दिया था और उस दौरान ही मुझे एओ का पोस्ट मिल गया था। और उसके बाद मैं जिसमें अभी करंटली काम कर रहा हूँ, अकाउंट ऑफिसर, और उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट दिए नहीं थे। उस समय मैं थोड़ा यूपीएससी के साइड में डाइवर्ट हो गया था और ये मेरा कायदे से दूसरा अटेम्प्ट था। और दूसरे अटेम्प्ट में मुझे डीसी मिल गया, तो खुशी है मुझे इस बात की। ये आपका दूसरा टाइम था, दूसरे टाइम में आपको डीसी मिल गया, तो ये बड़ी अच्छी बात आपके लिए है। और सबसे बड़ी बात ये है उत्तम जी कि आपके पहले टाइम में ही आपका सिलेक्शन हो गया था। जी तो यानी कि आप जब भी समुद्र में उतरे तो खाली हाथ नहीं लौटे थे। बस ये है कि डीसी पहली बार नहीं मिला था, इस बार जब उतरे तो एकदम से आपको मोती मिल गया जो मिलना चाहिए था सीजीपीएससी के लिए। जी। जर्नी यहीं तक थी या आगे भी कुछ सपने हैं? अभी आगे और भी यूपीएससी वगैरह देखा है? सर मैं करंटली अभी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया। जो भी समय अभी वाले जॉब में और आगे के जॉब में जो भी मिलेगा, उसमें मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा बहुत बढ़िया। तो मेरी ओर से भी, डायलॉग मंच की ओर से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि अगली बार जब मैं आपका इंटरव्यू लूं तो एक प्रॉपर आईएएस से लूं और एक अच्छी रैंक के साथ आपको यूपीएससी में चयन मिला। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हूँ। जी सर, थैंक यू। आपने कहा कि मिला जुला अनुभव रहा, मुश्किलों वाला भी रहा और अच्छा भी रहा। कुछ ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें कि हाँ, ये बड़ी मुश्किल थी, ये बड़ी चुनौती थी मेरे लिए? सर चुनौती तो इनिशियली गाइडेंस की थी, क्योंकि 2017 में मई में पास आउट हुआ था। उसके बाद जस्ट जून में ही जाके या कोचिंग ज्वाइन करना था या सेल्फ स्टडी करनी थी। तो उस टाइम क्या किया जाए, किससे गाइडेंस लिया जाए, क्योंकि इस बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा सीनियर्स नहीं थे ना दोस्त थे। तो उस टाइम थोड़ी मुश्किलें हुई थी। और उसके बाद दोस्त मिले, या जहाँ भी कोचिंग की वहाँ से गाइडेंस मिले, टीचर से गाइडेंस मिले, तो उसके बाद इजी होता गया सब चीज़। यानी कि प्रॉपर जो समस्या थी वो गाइडेंस की थी, जी और जैसे वो गाइडेंस मिली तो सब चीजें इजी हो गई। जी जी उत्तम जी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, डायलॉग मंच का भी मोटिव यही है कि जिन एस्पिरेंट्स को गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो डायलॉग मंच आप सबके माध्यम से उनको गाइडेंस देने का भी कार्य कर रहा है, जिसको हम लोग डायलॉग मंच एजुकेशन प्रोग्राम में हम करते हैं। हालांकि उस प्रोग्राम के जी बारे में आपको कुछ बताऊंगा, और मुझे पूरा उम्मीद है जैसे आपने आज समय निकाला तो ऐसे आप एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए निकालेंगे, ताकि जो दूर देहात में बैठे हुए बच्चे भी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं सीजीपीएससी की, उनको भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। और जो अभाव आपने दूर किया अपने मित्रों के माध्यम से, तो ऐसे ही आप और जी के जीवन में प्रकाशमान कर सके, उनको भी आप गाइड कर सके। जी सर, बिल्कुल सर। चलिए दोस्तों, तो जल्दी आप उत्तम जी को डायलॉग मंच एजुकेशन प्रोग्राम में भी देखेंगे। उत्तम जी, थोड़ा सा एक प्रश्न मैं अक्सर सभी से पूछता हूँ, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताइए। सर जैसा आपने बताया, नाम तो उत्तम ध्रुव है और मैं कोरबा से हूँ। जी। और प्रारंभिक पढ़ाई मेरी शासकीय स्कूल में ही हुई, 8वीं तक की। जी। उसके बाद मैंने पढ़ाई किया है नवोदय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय जी। कोरबा से। और उसके बाद मैंने बीटेक किया एनआईटी रायपुर से, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। ओके। और फिर 2017 में पीएससी का अटेम्प्ट मिला, जिसमें मुझे एओ मिला। ओके।
जी तो बात ये है उत्तम जी, मैं बात आपसे करूं कि सिविल सेवा ही क्यों करियर के रूप में चुना? क्योंकि आप तो ऑलरेडी इंजीनियर बैकग्राउंड से थे, कुछ और भी कर सकते थे। जी सर, पहली बात तो जो मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, पहली बात तो एम्प्लॉयबिलिटी की थी, क्योंकि कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ नहीं था। तो पहला ओके। रीजन तो यही है, सीधा रीजन। और दूसरा ये भी कि मैंने सोचा था कि थोड़े दिन टेक्निकल फील्ड में रह लेते हैं, उसके बाद 3-4 साल बाद पीएससी वाले फील्ड में आ जाते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि आखिरकार जब यही करना है तो फिर इसी स्टेज से आरंभ किया जाए, क्यों लेट किया जाए। तो फिर मैंने सिविल सेवा चुना। बहुत बढ़िया। और देखिए क्या ना, बड़ा से आपने किया भी। हम लोग अगर ठीक एज में अगर एंट्री करते हैं पीएससी में, तो हमारे प्रमोशन जी होके एक अच्छे पायदान पर पहुंचने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। लेट जी सर। आते हैं तो फिर प्रमोशन होकर भी बहुत आगे तक आप नहीं जा पाते, ये थोड़ा सा रहता है, क्योंकि एज बैरियर सामने आ जाता है। आपने बड़ा अच्छा किया। सर मुझे भी थोड़ा महसूस होता है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है सिलेक्शन की, वो एक फ्रेशी की होती है, क्योंकि उस समय जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, वो शायद धीरे धीरे कम होते जाता है। तो एक फ्रेशर के जितने चांसेस होते हैं उतने शायद बाकी लोग के नहीं होते। जी। फ्रेशर का जोश, ये बिल्कुल सही बोला कि जो फर्स्ट टाइम में जी पूरी एनर्जी से हम जो लगते हैं ना, फिर बाद में वो जी एनर्जी, वो बातें, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं, सब चीजें बदल जाती हैं। और वो चीज आपके साथ रही कि आपने उस एनर्जी से जी काम किया, आप इसमें अचीवमेंट किया। मैं उत्तम जी हमेशा सभी से पूछता हूँ, सभी से बात भी करता हूँ कि सभी के जीवन में किसी ना किसी का योगदान उसकी सफलता में जी। रहता है। हालांकि आपने बोल भी दिया कि मेरे मित्रों का, मेरे टीचर्स का, और भी किसी के बारे में आप बोलना चाहें, कुछ आप डायलॉग मुझ पे शेयर करना चाहें, किसी का नाम, कुछ भी आप कहना चाहें। अ, सबसे पहला योगदान तो शायद मेरे पेरेंट्स का रहा है, क्योंकि कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लिखे नहीं है पेरेंट्स, बट उन्होंने एक फ्रीडम दी। जी। आपको कहीं भी किसी भी एक्सीलेंस हासिल करना है तो मुझे लगता है कि सबसे पहली आवश्यकता है फ्रीडम, कि आप बिल्कुल जो बिल्कुल। करना चाहते हैं उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। जी। तो मैंने जैसे कॉलेज भी किया, इंजीनियरिंग के लिए किया, तो मैंने जस्ट पूछा कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि जो मन है वो करो। तो फिर मैंने बहुत बढ़िया। JEE दिया, वो क्रैक किया। फिर जी। टेक्निकल फील्ड में ठीक ठाक CGPA थे मेरे कॉलेज में, तो उसके जी। बाद इजीली मैं टेक्निकल में जा सकता था। बट ओके। उसके बाद भी मैंने कहा कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, तो उस समय भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो पहला योगदान तो पेरेंट्स का ही रहा है। और उसके बाद दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन ये है कि आप जितने बड़े सर्कल से घिरोगे उतने ज्यादा बिल्कुल। ऑब्स्ट्रक्शन है। सिविल सेवा में ऐसा एक परसेप्शन है, बट जी। मेरे साथ शायद उल्टा हुआ। बहुत पॉजिटिव लोगों से मैं घिरा रहा, और जी। उन्होंने शायद मुझसे ज्यादा उनको रहा कि आप क्रैक कर लोगे। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा। बहुत बढ़िया। यानी कि आपका जो सर्किल आसपास रहा, उसने आपको पूरा मोटिवेशन दिया और आपके जी साथ खड़े रहे, उससे आपको ज्यादा अच्छी से जी एनर्जी मिली। आपने बात करी फ्रेशर के बारे में, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी फ्रेशर के बारे में, कि जी फ्रेशर के साथ पूरा एकदम जोश रहता है, पूरी एनर्जी रहती है, और पहली बार में जो हो जाता है फिर वो एक अच्छे से हो जाता है। बहुत से फ्रेशर हैं जो आपको देख रहे हैं और उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे जी फ्रेशर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। उनके लिए आप कुछ खास बात कहना चाहेंगे, भाई इस बात का आपको बहुत स्पेशली ध्यान देना है, और खास तौर से अभी प्रारंभिक परीक्षा है फैब में। सर, एक स्ट्रैटेजी है मेरी, जो मुझे नहीं लगता कि प्रारंभिक के लिए, एक पूरे संपूर्ण प्रक्रिया के लिए शायद लागू होती है। जी। एक मैं पहले भी मैं कहीं किसी स्टेज पे बात कर चुका हूँ, बट अभी क्योंकि ये डिजिटल मंच है और बहुत ज्यादा इसका स्प्रेड है, तो मैं शायद यहाँ बात करूँ तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। जी। एक 3C की एक स्ट्रेटजी है मेरी, है जो ओके। जी। और कहीं से नहीं है। उसमें पहला C जो है कॉन्फिडेंस, दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा एक C होता है क्रिएटिविटी। तो ये ओके। 3C लेके पूरे प्रिपरेशन के दौरान चला था। आप कहें तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं बिल्कुल इसको। बिल्कुल कीजिएगा, बड़ा अच्छा आपने बोला। आपने तो एकदम जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि 3D, ये जी आपने एकदम बड़े अच्छे से बोला। इसको आप बताइए बिल्कुल।
सर ये एक्चुअली मेरा पूरा प्रिपरेशन का समराइज एक वो कीवर्ड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहला एक कॉन्फिडेंस सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू है लगता है मुझे, क्योंकि मैंने काफी लोग को देखा है मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ने वाले और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाले, बट जब हम प्री दिलाने जाते हैं या मेंस जी दिलाने जाते हैं, वहां पे कॉन्फिडेंस जो लेके जाना होता है वो बिल्कुल। हम कहीं नहीं ले जाते उस स्तर पर, इसलिए थोड़ी समस्या होती है। तो पहला तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस है सबसे बड़ी पहलू। जरूरी। और से मैंने बहुत सारे स्टेजेस पे देखा है, जैसे मेंस में जी। भी क्योंकि हर टॉपिक ऐसे नहीं होते कि आप जो पढ़ के जाए वही चीजें पूछी जा रही है। कुछ करेक्ट। ये होते हैं कि अपने आपके पास एक रॉ मटेरियल है और उससे ही आपको निकाल के, क्योंकि आप सब चीज नहीं पढ़ सकते, तो एक रॉ बिल्कुल। मटेरियल आपके पास है और उससे ही आपको निकाल के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर देने होंगे। तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक कॉन्फिडेंस की होती है कि हमने जो क्वेश्चन पूछे गए हमने हूबहू वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, या कोचिंग में या अपने मटेरियल से। तो वहां बिल्कुल। हमको ये करना है कि हमारे पास जो भी मटेरियल है उससे जी। ही कुछ निकाल के हमें लिखना। तो जी। वहाँ थोड़ा लगता है मुझे विद्यार्थी थोड़ा डगमगा जाते हैं कि नहीं, हमने ये हूबहू ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो हम नहीं लिख पाएंगे। जी। जबकि ऐसा होता है कि आपके पास जो मटेरियल है उससे ही आपको कुछ ना कुछ निकाल के लिखना होता है। बहुत और बढ़िया। इंटरव्यू फेस में कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है सर, जी। क्योंकि अभी इस बार के इंटरव्यू में ये हुआ कि अभी नाम तो शायद उनका नहीं पता, बट मेरे से पहले जो कैंडिडेट थी वो, क्योंकि ऐसा पैनल हमको मिला था जो शायद सबसे खतरनाक माना जाता था, तो उनके पैनल में हमारा इंटरव्यू था। और मुझसे पहले जो कैंडिडेट थी वो काफी जी। नर्वस हो गई थी, मतलब वो एकदम सिवर कर रही थी, और उसके उनके जस्ट बाद मेरी बारी थी। जी। और तो उनको मैंने देखा, फिर मैंने सोचा अरे यार, फिर इनका क्या मुझ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे कॉन्फिडेंस का क्या होगा। बट जी। एक क्योंकि मैं शायद जॉब में भी हूँ तो मेरे लिए तो शायद नथिंग टू लूज वाली स्थिति थी एक। जी। तो मैंने सोचा कि कॉन्फिडेंस गिराने से कोई मतलब नहीं है। तो फिर वो गई, फिर वो वापस वो आई, तो फिर उसके बाद भी उनकी स्थिति वैसी ही थी। जी। तो फिर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गया था, और मेरा इंटरव्यू मुझे जितनी उम्मीद थी उससे तो काफी नीचे स्तर का गया था। बट मुझे लगा कि एक क्योंकि अभी मैं सर्विस में भी हूँ तो कॉन्फिडेंस एक चीज थी जिसके ऊपर मुझे मार्क्स मिले। और सर दूसरा एक मैं वो कह रहा था कंसिस्टेंसी। सर बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत लंबा एग्जाम है, आपको शायद 1 साल 1.5 साल पढ़ना होता है। तो बिल्कुल। आप शायद पूरे साल 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो बिल्कुल। इसमें ये चाहिए होता है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी है आप कंसिस्टेंटली पढ़ सके। इसमें ये नहीं कर सकती कि आपने एक रात, जैसे हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई में करते थे, एक रात जग के 8 से 10 घंटे पढ़ गए। तो वो चीजें मैंने मेंस में भी हेल्प की, क्योंकि पेपर 3 इस बार ऐसा था कि मैंने पॉलिटी और पब एड वाले पेपर में शायद रात को 1 या 1.5 घंटे ही पढ़ा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। जी। हाँ तो लेकिन ये हुआ कि कंसिस्टेंटली मैं वो 2-3 साल से पढ़ रहा था। तो बिल्कुल। वो मेरा पेपर अच्छा ही गया और अच्छे मार्क्स आए उसमें भी। और सर तीसरा सी मैं जो बता रहा था, क्रिएटिविटी। हम्म। वो सर क्रिएटिविटी एक सिंपल सा सर, जो आप कोटेशन लिखते हैं, या जी। यूएन की रिपोर्ट आ गई, असर की रिपोर्ट आ गई, या इंडेक्स आपने इंक्लूड कर दिया, या बिल्कुल। कोई टैगलाइन लिख दिया, या जी। टेबल चार्ट ये सब बना दिए, ये सब जी। सर क्रिएटिविटी है। तो ये 3 कीवर्ड्स जो मैं बता रहा था वो जरूरी है किसी कैंडिडेट के लिए। बहुत बढ़िया। यानी कि 3 शब्दों को जो आपने बताया और आपने उसको एक्सप्लेन भी किया बहुत अच्छे से। कॉन्फिडेंस आपके जी अंदर होना चाहिए, आपकी पूरी प्रिपरेशन के अंदर आपका पूरा होना चाहिए कि निरंतरता रहे, और जो भी आप बोल रहे हैं उसके अंदर आपकी चीजें बनी रहे। तो ये एक बड़ी अच्छी आपने जी बातों को बोला। और ये अच्छी बात है कि हम रेगुलर निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि ये जो तैयारी है जी वो 1-1.5 साल चल जाती है। जी और जी भाई सर। मान लो पहले टाइम में अगर ना हो तो फिर दूसरा टाइम देंगे तो कई बार ज्यादा भी लंबा पीरियड हो जाता है। खुद परीक्षा की जी प्रक्रिया ही 1-1.5 साल हो जाती है प्रक्रिया ही।
कि फॉर्म आएगा, जी फिर सर। प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। जी कई बार इस प्रिपरेशन के दौरान अगर हम बात करें, 1.5-2 साल कैसे पूरी प्रक्रिया हो जाती है, तो कई बार नेगेटिविटी भी कुछ आई। कभी ऐसा हुआ कि कुछ गलत तो नहीं चूज कर लिया, ऐसा कुछ हुआ? जी सर, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ क्योंकि सर पहला अटेम्प्ट था और मेरे पास समय नहीं था एक्चुअली। जी मैंने प्री की तैयारी ठीक से नहीं की थी और जी मैं उस साल की इंजीनियरिंग कर रहा था, तो ये भी मन में रहता है कि गेट भी दिला ले क्या, और इसी अटेम्प्ट में सिविल सेवा भी दे दे क्या। तो सर मैं ऑनेस्टली कहूँगा नवंबर तक तो मैंने गेट की पढ़ाई की। उसके ओके। बाद नवंबर से के आसपास प्री की पढ़ाई की, जी और उसके बाद प्री मार्च में आ जाते हैं। तब तक हम यही सोचते रहते हैं रिजल्ट क्या होगा। और उसके बाद मेरे पास बहुत कम समय बचा था, तो मार्च और अप्रैल और मई में मैंने फिर मेंस की पढ़ाई की। तो सर मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं था ये सोचने के लिए, तो बहुत कम ही टाइम ऐसा हुआ होगा कि लो फेस आए होंगे, बट मैंने मेक श्योर किया कि मैं डिसिप्लिन्ड और ऑनेस्टली पढ़ाई करूँ, ताकि जो रिजल्ट मैं चाहता हूँ वो एक्चुअली मैं डिजर्व करूँ, तब वो मुझे मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा मैं उत्तम जी एक बात आपसे करूंगा, आपने बड़े अच्छे से बताया और बहुत अच्छे से तैयारी को बताया। जैसे आपने कहा कि भाई पूरा 4-5 घंटा भी, अगर हम, आपको क्या लगता है कि एवरेज स्टूडेंट के लिए, जो एक सामान्य एक जी एवरेज विद्यार्थी है, उसको कितने आवर्स की पढ़ाई करनी चाहिए पर डे? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पूछता है सर 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है क्या, जी रेगुलर पढ़ना पड़ता है क्या? तो सभी एस्पिरेंट से मोस्टली पूछते हैं, फ्रेशर तो खासकर। आपको क्या लगता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने साल की प्रिपरेशन? मान लीजिए अभी ये फरवरी में प्री का एग्जाम है और अभी नोटिफिकेशन आने जी वाला है, तो कब से स्टार्ट करनी चाहिए? थोड़ा सा इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए। सर, मेनली तो मैंने इंटीग्रेटेड पढ़ाई में सजेस्ट करूंगा कि जी हम मेन से पहले, और क्योंकि मेंस में भी सारा कुछ लगभग सारा कुछ कवर हो जाता है प्री का, जी तो मेंस की हम पढ़ाई करें। और उसके बाद नवंबर जैसे आता है नोटिफिकेशन जब आता है, तो हम डेडिकेटेडली प्री की पढ़ाई करें जनवरी तक। और ओके। उसके बाद हम प्री दिलाए और उसके बाद मेंस की पढ़ाई करें। और सर रही बात कितने घंटे पढ़ा जाए, तो मुझे लगता है सर डिफर करता है। बट एक सिंपल सा मैथ्स है सर कि आप जनवरी में आपका मेंस होना जून में है, तो जून में क्योंकि पेपर लगातार होते हैं और उसमें मुझे लगता है कि 10 से 12 घंटे भी पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको जून में एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, तो आपको शायद नवंबर या जनवरी से ही उस लिए तैयारी करनी चाहिए कि आपको जून में 10 घंटे पढ़ने हैं। मतलब आपको अभी आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 4 घंटे पढ़े, फिर 6 घंटे पढ़े, आप जून तक उस लेवल पे पहुंच जाए तक, सो दैट आपका 10 घंटे वो नॉर्मल हो जाए। तो ये चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव करनी चाहिए, पहले 2 घंटे 4 घंटे ऐसा करके जून तक 10 से 12 घंटे हो जाने चाहिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि धीरे धीरे अपना सीटिंग कैपेसिटी आप जी बढ़ाएं और फिर धीरे धीरे आप क्या करें, उसको लेके चलें। जी जब हम 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि माइंड ब्लॉक सा हो जाता है, वो रिसीव ही नहीं करना चाहता जी कि भाई अब दिमाग नहीं काम जी कर रहा। तो ऐसे में रिफ्रेशमेंट के लिए क्या करते थे उत्तम जी? सर मेरी एक्चुअली हॉबी ट्रैवलिंग है, तो मैं जनरली आसपास कहीं घूम आता था या ओके। कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन लेता था। बट सर इस टाइम मेक श्योर करें कि आप जो डिस्ट्रैक्शन वाले सोर्सेस है, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ये सब, क्योंकि इसमें एक बार आपने स्क्रॉल करना शुरू किया तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो बिल्कुल। इन सब सोर्सेस का कुछ अल्टरनेटिव ढूंढे कि आपने 5 मिनट फेसबुक चलाने की जगह 5 मिनट सॉन्ग सुन लिया, उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया। तो ऐसे सोर्सेस कुछ ढूंढे जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, साथ ही आपको रिफ्रेश भी करे। हाँ, यानी कि सोशल मीडिया, आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और ये बात सही भी है कि सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस हैं और इतने सुंदर सुंदर थंबनेल लगा देते हैं कि ना जी चाहते हुए भी आकर्षण होता है उसमें वो देखने में, और फिर पता नहीं चलता है वो कहाँ से कैसे टाइम क्या होता है कि 1.5 घंटा 2 घंटा निकल जाता है। जी यानी कि सर। आपकी एनर्जी का पूरा समय उसमें
सोशल मीडिया में खप जाता है, जी तो दूर रखने का प्रयास करें। बड़ा अच्छा आपने बताया उत्तम जी। चलिए अब हम लोग बात करें, आपकी पूरी स्ट्रेटजी क्या रही परीक्षा के लिए, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए बात करें, आपके सोर्सेस क्या रहे, आपका किस तरह की आप स्ट्रेटजी लेकर चले कि मैं कैसे प्री को करूं, कैसे मैं मेंस को करूं, कैसे मैं इंटरव्यू करूं, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। सर, एक तो होता है सर, पहला तो ये कि मैंने टाइम टेबल कभी नहीं बनाया। ये शायद जी नेगेटिव भी है, स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। मैंने जी टाइम टेबल कभी नहीं बनाया, बट एक माइंड में ये हमेशा रहता था कि ये चीजें कब तक खत्म करनी है। वो ओके सर फर्स्ट रूल है शायद, कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको कब ओके कब तक चीजें खत्म करनी है, या कितने बार रिवाइज कर लेनी है। तो वो जी सब चीजें मेरे माइंड में रहती। जैसे प्री के लिए मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो मैं जी जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करता था। एक जी तो मेजर सब्जेक्ट होते थे, बहुत ज्यादा पोर्शन कवर करते थे। जैसे प्री में कहे तो छत्तीसगढ़ का एक पोर्शन है जो लगभग 50% है, एक जी हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, और एक पॉलिटी। ये तीन बड़े बड़े पोर्शन है। तो जी उसके साथ मैं सप्लीमेंट करता था छोटे छोटे जो पोर्शन है, ओके जैसे फिलोसफी, करंट अफेयर या इकोनॉमिक सर्वे। तो जी मैं दिन के 8 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको मैं एक बड़ा पोर्शन और एक छोटे पोर्शन में बांटता था। जैसे हमने 4 घंटे हिस्ट्री आज, और उसके बाद 2-2 घंटे और जो छोटे पोर्शन हमने बनाए वो पढ़ लिए। तो जी इससे क्या होता है सर, कि आपका एक मोनोटोनस नहीं होता पढ़ाई, कि आप एक दिन पूरे सब्जेक्ट पढ़ते रहे, या 15 दिन में आपने बस केवल हिस्ट्री पढ़ी। तो बिल्कुल इससे बिल्कुल एक डाइवर्सिटी आती है और आपका मन भी लगा रहता है। तो प्री के लिए मैंने बिल्कुल ये स्ट्रेटजी, और बहुत बढ़िया। इसके अलावा मॉक वगैरह लगाया मैंने। ओके ओके। जी और मेंस के लिए बात करें तो उत्तम जी। सर, मेंस के लिए वही जो मैं आपको वो 3C जो बता रहा था मैं, जी तो जी वो उसी को लेके चले। एक्चुअली मैंने ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट किया कि मैं हमेशा, क्योंकि 17 में मुझे पोस्ट मिल चुका था, तो उसके बाद मेरे पास वेल प्रिपेयर्ड नोट्स थे, और मेरे पास शायद एक ही टास्क था कि उसमें वैल्यू एडिशन किया जाए। तो ओके फिर मैंने एक बार वो रिविजिट किया सिलेबस, और मैंने देखा कि क्या क्या, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा होता है कि आपके पास टाइम भी नहीं होता। तो शायद जिस कोचिंग से भी आप पढ़े या जिससे भी आपने नोट्स बनाया, शायद उसने जितने पढ़ा है बस उतने ही पढ़ के जाते हैं, आप ये नहीं देखते कि सिलेबस में कितना है क्या है। तो दूसरे बिल्कुल बार बिल्कुल। मैंने देखा कि क्या हुआ है, और जी फिर जो नोट्स मेरे थे उसी में वैल्यू एडिशन करते गया। अभी सर मेरे पास कुछ कॉल्स आते कि भैया इस बार हुआ नहीं, मेरा पेपर बिगड़ गया। तो फिर पिछले नोट्स का क्या करें। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि फिर से नए नोट्स बनाने कभी मत जुड़े, क्योंकि इससे ओके टाइम वेस्ट भी है। और आप अच्छे नोट्स, मतलब बेस्ट नोट्स कभी नहीं बना सकते। तो आपके पास ओके। जो नोट्स है उसी में एडिशन करते जाए, वो एक परफेक्ट तरीका होगा। तो जैसा सर मैं बता रहा था वो क्रिएटिविटी वाली बात, तो हम्म उसमें मैंने कुछ इंडेक्स जोड़े, या यूएनईपी की रिपोर्ट आई है, या सर की रिपोर्ट आई है, या किसी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, तो वो सब मैंने ऐड किया। और अ, एक वेल प्रिपेयर्ड मेरे पास पहले से आंसर होता था कि ये क्वेश्चन अगर पूछे गए तो फिर मैं इसे कैसे लिखूंगा, अगर उसमें कोई मैप यूज करना है, टेबल यूज करना है। तो वो पहले से अगर प्रिपेयर हो तो मेंस में, क्योंकि टाइम भी नहीं होता आपके पास सोचने के लिए, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। चीजें परफेक्टली वहां इम्प्लीमेंट की जाती। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मोटी सी बात थी कि हम लोग बात करें तो आपने वैल्यू एडिशन पे बहुत फोकस किया फर्स्ट अटेम्प्ट जी से सेकंड अटेम्प्ट पे। और एक बड़ी जी बात आपने रिकमेंड की कि दोबारा नोट्स नहीं बनाना, अगर नहीं हुआ है तो उसी नोट्स को आपको जी क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है। तो एक तो मेरी जी इच्छा खुद जागृत हो गई कि मैं वो नोट्स भी देखना चाह रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है। और मैं यकीनन कहता हूँ कि ये बात सुनकर बहुत से एस्पिरेंट्स का मन कर रहा होगा कि उत्तम जी के नोट्स हम देखें। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा सभी एस्पिरेंट्स की ओर से आपसे कि एक बार वो नोट्स भी जो आपने बनाए हैं, जैसे आप फिलोसफी की बात कर रहे थे, हिस्ट्री की बात कर रहे थे, जो भी नोट्स आपके हैं तो कुछ पेज दीजिएगा ताकि हम स्टूडेंट्स को उसको शो कर सकें और उनको पता चल सके वैल्यू एडिशन कैसे होता है। थोड़ा सा इसमें भी आप समय देकर सर, दीजिएगा। एक्चुअली अभी तो मैं बाहर हूँ, तो फिर नहीं अभी शायद नहीं, मैं घर जाके। जब घर जाएंगे तब आप दीजिएगा, जल्दी हमें नहीं है, आराम से जब आ जाएंगे तो आप दीजिएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि वैल्यू एडिशन करना है, और एक बार सिलेक्शन मिल गया तो वैल्यूएशन करके अच्छे नंबर लाकर आप एक अच्छा पद अर्जित कर सकते हैं।
बड़ा अच्छा आपने बताया उत्तम जी, पूरे बिल्कुल डिस्कस है आपने प्री मेंस इंटरव्यू के बारे में, अपनी खास स्ट्रेटजी क्या थी ये आपने बताया। मैं अब आपसे अंतिम चलूंगा क्योंकि एजुकेशन का सेशन हम अलग से रखेंगे। उत्तम जी, मैं जी एक प्रश्न आपसे ये भी मेरा मन कर रहा पूछने का कि अगर हम इस पूरी प्रिपरेशन के अंदर बात करते हैं तो जितने भी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या एक दो बार जो पास फेल उलझे हुए हैं, उन सब के लिए आपका कोई खास मैसेज आप देना चाहें सभी के लिए कि भाई मेरा सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैसेज है। सर, एक कोट है जो मेरा फेवरेट है, जो ये कहता है कि सर मैं थोड़ा याद करूंगा उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंस्पायरिंग लगता है एक मैं जी जी। आ, कि आपको वो चीजें नहीं मिलती जो आप डिजायर करते हैं, आपको वो चीजें मिलती है जो आप डिजर्व करते हैं। और आपने अगर उस चीज के लिए मेहनत नहीं किया है, उसमें डिसिप्लिन नहीं रहे हैं या ऑनेस्टी नहीं दिखाई है, तो आप वो चीज डिजर्व भी नहीं करते और वो चीज शायद आपको मिलेगी भी नहीं। तो इस कोट से मुझे शायद थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता था। और कभी कभी एक डर भी आना चाहिए कि आप वो चीज एक्चुअली डिजर्व करते भी हैं कि नहीं, आप अपने आप से पूछिए। तो फिर कभी कभी मुझे डर भी लगता था, फिर मैं उसके लिए फिर मेहनत करता था, डिसिप्लिन में आता था। फिर मुझे लगता था कि एक्चुअली मैं डिजर्व करता हूँ, तो फिर वो चीजें मुझे बूस्ट अप करती थी। तो बहुत सभी एस्पेक्ट के लिए ये मैसेज है कि आप जो भी डिजायर है आपका, उसके लिए एक्चुअली आप मेहनत करिए और डिजर्विंग बनिए, तो इजीली आपको वो मिल जाए। बहुत बढ़िया। यानी कि आप परिश्रम कीजिए और बहुत अच्छी बात है, जी डिजायर और डिजर्व इस अंतर को समझ जाएं। आप जिसको डिजर्व करते हैं, जिस पोस्ट को, जिस भी चीज को आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलता है। तो बस ये है कि अगर जी आपको लगता है कि मैं डिजायर है और उसको डिजर्व करता हूँ, तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा, अनुशासन आप लाएंगे तो आपको कोई भी अचीवमेंट मिल सकता है। ये कहना है उत्तम ध्रुव जी का। उत्तम जी, कुछ और आप कहना चाहें, कुछ आपके मन में हो, कोई बात आप रखना चाहें? नहीं सर, नए एस्पिरेंट्स जो भी आ रहे हैं उन लोग को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जी और एक बहुत अच्छी जर्नी है। और शायद मुझे एक पोस्ट मिल गया है तो इसलिए ये कहना इजी है, बट आप लोग रिजल्ट के पीछे ना भागे, क्योंकि रिजल्ट मुझे लगता है सर एक बस एक बाय बाय प्रोडक्ट है, इस पूरे प्रोसेस का है। इस प्रोसेस में असली चीजें मुझे जो लगी कि इसने मुझे डिसिप्लिन बनाया। बहुत और बढ़िया। बहुत सारी चीजें थी, जैसे बहुत सारी चीजें फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे कंट्रोल ही, तो ये सब चीजें कंट्रोल करना सिखाया। तो और टाइम से चीजें करनी सिखाई। तो सर मुझे ये सब चीजें ज्यादा प्रॉफिटेबल और एडवांटेज लगती है rather than जो भी मुझे पोस्ट मिला, वो एक जस्ट बाय प्रोडक्ट है। तो कि जिन्हें भी शायद पोस्ट नहीं भी मिला हो, तो वो ये जो गेन्स है उन्हें जो डिसिप्लिन में आए हैं वो, या बाकी जो भी गेन हुए हैं मिले हैं उनको, तो इनको एक पॉजिटिव की तरह ले। और आप ऑनेस्ट रहें और आप डिसिप्लिन रहे, तो बिल्कुल आप जो चाह रहे हैं वो पोस्ट आपको मिलेगा ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो उत्तम जी ने आपको बहुत प्यार से मैसेज दिया है कि आप लगे रहिए और डिजर्व कीजिए और सफलता के पीछे मत भागिए। जब आप करेंगे मेहनत तो वो मिलेगा ही मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उत्तम जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डायलॉग मंच की जी, ओर से, मेरी ओर से, सभी एस्पिरेंट्स की ओर से आपको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं। और फिर मिलते हैं जी, एजुकेशन सेशन के अंदर। बहुत बहुत आभार। जय हिंद। थैंक यू सर।